हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप अब तक आप लोग देख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की वीडियोस और आपने काफ़ी लाइक किया है और शेयर भी कर रहे हैं। उम्मीद है आगे भी आप देखते रहेंगे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टेंस में उसकी पहचान। तो आप लिखेंगे पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान है। और दूसरी चीज हम जो सीखते हैं टेंस में वो है हमारी सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, साथ में एच भी लिख दे रहा हूँ आपको। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल। शैल और विल। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल और विल है। अब हमारे सामने समस्या होती है कि हम कौन सी सहायक क्रिया किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करें। तो इसके लिए एक नियम आप याद रखिए कि आई पर प्रयोग आप लिख लें। प्रयोग लिखने के आगे लिखिए आप कि आई और वी को छोड़कर शेष सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग किया जाता है। अगर यह एक लाइन का नियम याद रखेंगे, आई और वी को छोड़कर शेष सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जो सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है तो फिर आई और वी के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा? निश्चित रूप से शैल प्रयोग किया जाएगा। अब आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उसे समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लिख लेंगे नियम। एक छोटा सा ये हेडिंग है नियम, लेकिन इसका मतलब है हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी के वाक्यों में अनुवाद करने का नियम। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट से लिखा है, अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सेंटेंस। पहले सेंटेंस का नाम क्या है? एसर्टिव। अब एसर्टिव के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो एसर्टिव के पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर क्या है कि अगर नेगेटिव होगा तो उसमें नॉट आएगा, अदरवाइज केवल पॉजिटिव में नॉट नहीं रहेगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि विल और शैल है, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एम पी टी आर। अंत में कोई स्टॉप लगा दीजिए, आपका ये नियम बन गया। अगर हमारा वाक्य एसर्टिव होगा तो हम इस नियम को फॉलो करेंगे जो आपने ऊपर लिख रखा है। ठीक है। सबसे पहले हम एक वाक्य आपको देते हैं, जैसे मैं कल तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं कल तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, ये हमारा वाक्य है। अब इसे अनुवाद करने के लिए हमारे सामने नियम है। सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट। हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है आई
मैगी लिख जाएगी आई। हेल्पिंग वर्ब लेंगे, अभी आपने नियम लिखा है कि आई बी को छोड़कर सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो फिर आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल। आगे बढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद है नॉट, हमारे वाक्य में नहीं है तो हम लगा देंगे नॉट, आई शैल नॉट। आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब क्या हो रही है, पढ़ाऊंगा, आई शैल नॉट टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें, आई शैल नॉट टीच यू। अब आगे बढ़ते हैं, मैनर नहीं है हमारे वाक्य में, प्लेस दिया गया है, प्लेस क्या है, यहाँ, हियर। उसके बाद है रीजन, नहीं टाइम है, और टाइम क्या है, कल, तो कल आने वाला कल है, टुमारो लिख देंगे, TOMORRO, टुमारो। पूरा हमारा वाक्य क्या बना, आई शैल नॉट टीच यू हियर टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक हम इंट्रोगेटिव का वाक्य आपको बता देते हैं, इंट्रोगेटिव। अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको एक ही नहीं मानना, ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, सब्जेक्ट हो जाए हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंटिटीआर, अंत में क्वेश्चन। ये हमारा नियम रहेगा, जितने भी वाक्य हमारे मिलेंगे जो क्या से प्रारंभ हो रहे होंगे, उनके लिए हम इस नियम को फॉलो करेंगे। जैसे क्या तुम घर पर शाम को अपना गृह कार्य नियमित रूप से नहीं करोगे, ये हमारा वाक्य है, क्या तुम घर पर शाम को अपना गृह कार्य नियमित रूप से नहीं करोगे। अब इस वाक्य को देखो, हमारा वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है, क्या से, हम इंग्लिश में किससे प्रारंभ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, यानी सहायक क्रिया से। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, नियम ऊपर लिखा हुआ है, आई वी को छोड़कर शेष सभी कर्ता के साथ आपको विल का प्रयोग करना है, तो आप यहाँ लगा देंगे विल। अब सब्जेक्ट यू, आगे नॉट। अब हम नॉट के बाद क्या देखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ है, करोगे, करोगे, तो करो करना के लिए डू, विल यू नॉट डू, विल यू नॉट डू। अब अभी क्या करें, मेन वर्ब तक हो गया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अगर हम क्रिया में क्या लगा दे तो उत्तर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या करोगे, अपना गृह कार्य, अपना, ये ध्यान रखिए, अपना शब्द आएगा तो जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी का पॉसेसिव केस, यानी अपने कर्म में हम प्रयोग कर देंगे, तो यू का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, योर होमवर्क, गृह कार्य होमवर्क, विल यू नॉट डू योर होमवर्क। अब कहाँ करें, इसके बाद आ रहा है मैनर। मैनर क्या है, अब मैनर अगर हम क्रिया में कैसे लगा दे तो उत्तर में आता है मैनर, यानी तरीका। तो कैसे करोगे, नियमित रूप से, आप लिखेंगे रेगुलरली, रेगुलरली। हमारा वाक्य बना, विल यू नॉट डू योर होमवर्क रेगुलरली। अब क्या चाहिए आपको, प्लेस चाहिए, प्लेस क्या है, घर पर, तो आप हम लिखते हैं एट होम। नेक्स्ट टाइम दिया गया है, और टाइम क्या है, शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग।
ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है। क्या तुम घर पर शाम को अपना गृह कार्य नियमित रूप से नहीं करोगे? विल यू नॉट डू योर होमवर्क रेगुलरली एट होम इन द इवनिंग? पूरा वाक्य हो गया आपका, अंत में आप इंक्लूडिंग मार्क लगा दीजिए। ये आपके सामान्य से वाक्य हैं। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे तुम घर पर नियमित रूप से अपना गृह कार्य क्यों नहीं करोगे, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो इसी हेल्पिंग वर्ड से पहले आपको क्या लगा देना है? QW, यानी क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। तो वाई लग जाएगा यहाँ पर, वाई विल यू नॉट डू योर होमवर्क रेगुलरली। यदि वाक्य आता है तुम गृह कार्य कहाँ करोगे, तो आप लिखोगे वेयर विल यू डू होमवर्क रेगुलरली। तुम गृह कार्य कैसे करोगे, तो हाउ विल यू डू योर होमवर्क एट होम। मतलब कोई भी अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आता है उसका स्थान यहाँ हो जाता है। इस तरह से आप कर लोगे। एक नियम इसमें और है बच्चों, थोड़ा सा अगर आप तो ये जानकारी भी हो जाए तो बेहतर रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अगर वादा, धमकी, अवश्य, हाँ, या बात पर जोर दिया जाता है तो हम, नियम तो सब यही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। जान लो आप क्या लिखना चाहे, लिख सकते हैं आप, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में वादा, धमकी, अवश्य आदि के भाव हों तो हम सहायक क्रिया विल के स्थान पर शैल और शैल के स्थान पर विल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य लिखते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखिए ये वाक्य है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसमें धमकी का भाव है। किसका भाव है? धमकी का। बात पर जोर देकर कहा गया है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को करने के लिए हम केवल सहायक क्रियाओं को बदलते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल ना, तो आई के साथ हमको क्या प्रयोग करना है? शैल का प्रयोग करना है। लेकिन ऐसे वाक्य में जहाँ धमकी दी गई है या अवश्य का भाव है तो हम आई के साथ शैल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग कर देते हैं। आई विल किल यू, हिसाब लगा देंगे। अगर कभी कभी चीज और जान ले, आई शॉर्ट में ऐसा विल लगाया होगा तो आई विल किल यू भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आई विल किल यू, शॉर्ट में आई विल किल यू बोला जाता है। तो ये हमारे नियम थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। आप इन्हें कंटिन्यूटी में देखते रहिए और जल्दी ही हम आपको इसके आगे के रिवीजन और प्रयोग भी बताएंगे। और जो शेष टेंस हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर, वो जल्दी ही आपको इनकी वीडियो मिलेंगे। मोहन बंद।